नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। पटना, बेंगलुरु, मुंबई के बाद इंडिया गठबंधन की आज एक और बड़ी और अहम मीटिंग हो रही है। इस बार इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह मीटिंग दिल्ली में हो रही है। एनसीपी के नेता शरद पवार के घर पर चल रही है। इस बैठक में वैसे तो 13 नेताओं को शामिल होना था, लेकिन टीएमसी के महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, जिन्हें ईडी के सामने पेश होना था। ईडी की पूछताछ की वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं है। इसी तरह जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, बुखार हो गया उन्हें, इस वजह से वो भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी जगह जेडीयू ने बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय झा, उन्हें भेज दिया है। लेकिन इस बैठक से पहले गठबंधन में कई गांठ है जो नजर आ रही है। हरियाणा में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दल आमने सामने हैं। इससे पहले पंजाब को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने थे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी ये जो गठबंधन है, इसमें अलग अलग दलों की अलग अलग राय सामने आई है। अब मसला यह है कि 3 बैठकों के बाद भी कोऑर्डिनेशन कमेटी और गठबंधन के नाम को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर कुछ भी ठोस अब तक सामने नहीं आ पाया। ना तो अब तक इस गठबंधन के लोगों पर बात बनी, ना ऑफिस पर, ना ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला सामने आया। अब आज की बैठक में भी सीट को लेकर बातचीत का एजेंडा सामने नहीं आया है। फिर बार बार बैठकों का आखिर मतलब क्या है? और वो भी तब जब खुद दावा कर रहे हैं कि इसी साल लोकसभा चुनाव हो सकता है। इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल हैं, उन्हीं की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। तो फिर सवाल यह है कि जो पार्टियां आपस में एक साथ लड़ने की बात कर रही हैं, वो राज्यों में अलग अलग बात क्यों कर रही हैं? एक दूसरे के आमने सामने आकर क्यों खड़ी हो रही है? सवाल सनातन को लेकर भी है, क्योंकि आज की बैठक सनातन पर डीएमके नेताओं के बयान के बाद गठबंधन की पहली बैठक है और इसमें डीएमके की तरफ से पार्टी के बड़े नेता हैं टीआर बालू, वो शिरकत कर रहे हैं। तो क्या सनातन को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी? इन तमाम सवालों को लेकर आज भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। इंडिया ग्रुप का मानना है कि इस गठबंधन का कोई नेता नहीं होगा, लेकिन चुनाव जिस दिन संपन्न होगा उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा जाता रहेगा और हम यही जवाब देते रहेंगे कि देश की 140 करोड़ जनता हमारा क्षेत्र। तथाकथित गठबंधन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये नॉन फंक्शनल और नॉन स्टार्टर है। ये बहुत होगा तो रैली वगैरह कुछ सोच सकते हैं, लेकिन वो भी चुनाव वाले राज्यों में भी तो रैली का डेट तय करें, तो इसलिए ये रैली वगैरह से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तरह तरह की बात बोल करके लोगों का ध्यान मूल बिंदु से भटकाना चाहते हैं। इस बार मूल बिंदु से देश की जनता भटकने वाली नहीं है, इनका सफाया तय है। सुशील मोदी जी क्या दरबान है? जब इंडिया अलायंस की मीटिंग खड़ी होती है तो दरवाजे पे रहते हैं। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास इंडिया अलायंस पे बढ़ते जा रहा है और उतना ही डर जो है वो एनडीए के कैंप में बढ़ रहा है। ना करके प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे, बाद में होगा तो तकरार तुम ही से कर बैठे, तो ये तकरार भी तुम ही से कर बैठेंगे। तो इन सब का जो है वो दिक्कत ये है कि मुल्क में जो है वो दोस्ती और मोहल्ले में कुश्ती। अभिषेक जी क्यों नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और अमित शाह जी जानते हैं। कल ही लालू जी पर जो कंसेंट दिया है, फिर से इतनी प्रताड़ना के बावजूद, तो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन न सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा है, आज की बैठक उसमें महत्वपूर्ण है। एक जो क्रिमिनल माइंडसेट से जो एजेंसीज काम कर रही है, उससे भी लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। जो विपक्षी पार्टियां मिली हैं, ये अच्छी शुरुआत है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है 10 की 10 सीट
कांग्रेस लड़ेगी। अगर इंडिया गठबंधन को तमाम नेता, राजनीतिक दल और जनता भी सफल बनाना चाहती है, जो कि सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा, तो सबको 3 चीजें त्यागनी होंगी: मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि न ताल है न मेल है, फिर कैसे होगा 24 में खेल। इसी पर चर्चा के लिए परिचय करा देती हूँ खास मेहमान। आज शो में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, एनसीपी अजीत गुट के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, माधव आनंद महासचिव आरएलजेडी हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं आज के शो में। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सलमान सोज साहब, आपसे ही समझना चाहती हूँ, मोदी के खिलाफ साथ आना आसान, लेकिन आपसी सहमति बना पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए, और मैं बहुत खुश हूं कि काफ़ी सारे लोग बड़े परेशान हैं कि इंडिया अलायंस किस तरह से मिलके आरएसएस और बीजेपी को हराएगा। मैं आपको ये बता दूं, अभी तो शुरुआत ही, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं टाइम, अभी तो शुरुआत ही है, और इतने छोटे से टाइम में मुझे लगता है कि भारत के लोगों ने देखा कि ये इंडिया अलायंस, इंडिया एज इन भारत अलायंस, उसका कितना ग्राफ एक हिसाब से बढ़ रहा है। अभी तो आपने थोड़े इलेक्शंस में भी देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त एक हिसाब से मैं देख रहा हूँ बीजेपी का जो रुझान है, वो ये है कि वो रिएक्शनरी मोड में आ गए हैं, हर किसी चीज पे रिएक्ट करना, क्योंकि एजेंडा अब इंडिया अलायंस सेट कर रही है, क्योंकि इस मुल्क में बेरोजगारी और इन्फ्लेशन को लेके, महंगाई को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के कि जब मणिपुर में इतनी मुसीबत हुई तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन रैली पे रैली कर रहे थे, अमित शाह होम मिनिस्टर रैली पे रैली कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों ने एक मन बना लिया है कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गई मोदी सरकार, अब की बार अब कोई नई सरकार चाहिए और इंडिया अलायंस की सरकार चाहिए। इसीलिए आप देख रही है, मेरे ख्याल में काफी रैटल्ड है बीजेपी और बड़ी फ्रस्ट्रेशन है इनमें, इसीलिए ये कभी इंडिया के खिलाफ भी बोलते हैं, अब तो इंडिया के खिलाफ बोलने लग गए। खुद ही सोचिए। नहीं सर, आपने अच्छा हुआ ये बात कही कि साहब बीजेपी वाले आप कह रहे हैं साहब देखिए इंडिया के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, मुझे पता नहीं के शर्मा जी ने नोटिस की होगी या नहीं। शर्मा जी आपने गौर फरमाया यहाँ पर, सलमान सोज साहब जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने अपने अलायंस के लिए बोला इंडिया दैट इज भारत अलायंस। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसको सलमान सोज साहब ने इंडिया दैट इज भारत करार दे दिया है। तो मतलब ये इंडिया वर्सेस भारत वाली जो लड़ाई है उसको काउंटर करने के लिए गठबंधन की तरफ से यहां पर रणनीति बन गई है। के शर्मा जी आपने नोटिस किया? नहीं, मुझे तो देखिए मैं नोटिस भी किया, लेकिन मुझे सलमान सोज साहब की बात पर हंसी भी आई, और हंसी इसलिए आई कि वो दो तीन बातों का बार बार उल्लेख करे, घबरा गए, ये हो गए, ये पता नहीं कहाँ से एक फ्रेज ले आया इन लोगों ने। अरे साहब, राजनीति है, राजनीति में रुमाना जी हमेशा चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर राजनीतिक दल एक दूसरे दल की गतिविधियों पर ध्यान रखता है, और जो लोग नहीं रखते वो अपने भूल करते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल है। आप कुछ बात बोलेंगे तो उसका रिएक्शन भी होगा, रिएक्शन देना ही चाहिए। अब आश्चर्य देखिए, पिछले 4 बैठकें हो गई, अब 4 बैठकों में एक संयोजक तक आज तक ये तय नहीं कर पाए, एक कॉमन मिनिमम, यानी इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, आपने रिपोर्ट में दिखाया कोऑर्डिनेशन कमेटी 4 बैठकों के बाद, पिछले 4 महीने के कसरत के बाद जो है एक कमेटी बना पाए। हाँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका बन गया, वो इनका तय हो गया कि हिंदू धर्म का समूल नाश कैसे करना है, सनातन धर्म का कैसे समूल नाश करना है, इसके लिए किस तरह से देश भर के अंदर एक घृणा का भावना फैलाना है, किस तरह से बदनाम करना है, ये अपशब्द बोलना है, ये इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया, जिसका खुलासा कल जो है तमिलनाडु के डीएमके के पार्टी के नेता ने किया, और कांग्रेस मौन यानी साधी बैठी रही, कोई रिएक्शन कांग्रेस का नहीं है। उसने कहा कि हमारा जो इंडिया अलायंस है ये इसी शर्त पर बना है कि सनातन का जो है समूल नाश हो, हिंदू धर्म का नाश हो। कांग्रेस की मुंह मौन स्वीकृति इसमें ये दर्शाती है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी
ये इन लोगों ने मिलकर ये एजेंडा तय किया है। यही काम देखिए आरजेडी में चंद्रशेखर जी इनके एक मंत्री कर रहे हैं। ठीक है, आप एक मैं बात पूरी कर लूं। यही काम समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। यही काम उद्धव ठाकरे अपने बयान के साथ कर रहे हैं। इनके सारे दलों की एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अपमान और यहाँ देश के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हैं। मैं जवाब तो इनका एक टारगेट एक बन चुका है। मैं जवाब और उसकी स्वीकृति भी की। मैं जवाब शक्ति यादव जी, डीएमके वाले तो कह ही रहे हैं कि साहब ये इंडिया गठबंधन तो बना ही सनातन के विरोध और उसके खात्मे के लिए। सहमत हैं आप? एजेंडा वही जो बता रहे हैं यहाँ पर के शर्मा कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा सनातन और हिंदू विरोध। भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करना चाहती है मुद्दों को। देश की जनता अपने मुद्दों से कभी अलग नहीं हो सकती है। देश की जनता जानती है कि देश की जनता को परेशानी किन बातों को लेकर के है। किसान जानता है, नौजवान जानता है देश का कि हमें परेशानियां कहां है। वो अपने परेशानियों को लेकर करके सजग है और पूरा केंद्रित है। अभी हमारे साथी के शर्मा जी ने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर नजर रखती है। सबसे ज्यादा जनता नजर रखती है उन पॉलिटिकल पार्टियों पर कि उनके कदम राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज हित में, किसान हित में, युवा हित में है कि नहीं है। इसका मूल्यांकन देश की 140 करोड़ जनता कर रही है। धार्मिक सवालों पर जो इनके मंतव्य आते रहते हैं, देश के अगर जिस हिंदू की बात करते हैं, क्या वो हिंदू समाज इस महंगाई से पीड़ित है कि नहीं? इस देश का हर धर्मावलंबी पीड़ित है कि नहीं? उस देश का हर वो युवा आज बेरोजगारी से पीड़ित है कि नहीं? सवाल इस पे करिए ना। शक्ति यादव जी, सनातन के ठेकेदार नहीं यादव जी, सनातन के अंदर में यादव जी सवाल तो सुन लीजिए। एक सेकंड, आप ही से सवाल है और सवाल ये पूछा जाएगा कि महंगाई, बेरोजगारी, जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब क्या देश का हिंदू इन मुद्दों से परेशान नहीं है, तो इससे क्या खुली छूट मिल जाएगी कि आप सनातन का विरोध करें? आप सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से करें और आप ये आकर कहें पहले उदयनिधि, फिर राजा, उसके बाद कल पोनमुड़ी कि साहब इस गठबंधन का तो अस्तित्व ही इस वजह से है ताकि सनातन को खत्म किया जा सके। हम मिले ही इसलिए हैं सर। शक्ति यादव जी। नहीं रोमाना जी, सनातन जो धर्म है या सनातन धर्म की जो अपनी एक मान्यता है वो बिल्कुल यथावत है और यथावत रहेगा। सवाल आप साफ जान लीजिए, सनातन तलवार बांटने का नाम नहीं है। सनातन दूसरे धर्मों का अनादर करने की बात नहीं है। सनातन घृणा नहीं है। सनातन निम्नता और श्रेष्ठता का बोध नहीं है। अगर सनातन के अंदर में विकृतियों का अगर भाव भर करके सनातन को इस रूप में अगर कोई परोसता है तो सनातन के इन खामियों पर सवाल कई समाज सुधारकों ने किया इस देश के अंदर में। कई ऐसे कवि हैं, कई ऐसे सामाजिक सुधारक हैं जिन लोगों ने अपनी विकृतियों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है समय समय पर। कबीर से लेकर संत रायदास तक सब लोगों ने अपनी बात रखी है। हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते। अब हिंदू के नाम पर सर मैं भी नहीं दोहराना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कुरीतियों को लेकर अगर निशाना साधा जाए तो समझ में आता है, लेकिन सीधे सीधे पूरे सनातन धर्म पर निशाना साधना, और वो भी तब जबकि आपकी तो पार्टी के जो नेता हैं बड़े वरिष्ठ लालू प्रसाद यादव, वो तो पिछले दिनों लगातार मंदिर मंदिर घूमते हुए नजर आए। ऐसे में सलमान सोज साहब, इससे पहले मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, एक बहुत छोटा सा आपसे रिएक्शन चाहिए मुझे सर, क्योंकि ये सनातन वाली जो पूरी डिबेट शुरू हुई है उसके बाद ये पहली इंडिया गठबंधन की बैठक है जब आप लोग सब आमने सामने बैठेंगे। ऐसे में डीएमके को लेकर क्या कोई नसीहत कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी सर, या फिर ये खुली छूट यूं ही दी जाएगी कि ठीक है जिसके जो मन में आए बोले सनातन के लिए? सलमान सोज साहब। देखिए रुमाना जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और इंडिया अलायंस का सवाल है, हमारा एक बहुत ही क्लियर एजेंडा ये है कि हिंदुस्तान में जो तमाम लोग हैं, चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, चाहे किसी कास्ट के लोग हों, हमारे लिए सब बराबर है। सब ये में सब जो इसमें कोई कभी हमारे में कोई इसमें डबल विजन नहीं, बस एक चीज है, सब लोग बराबर हैं, क्योंकि सब लोगों के इश्यूज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़े इश्यूज जो इस मुल्क में हैं जिसपे प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी ने बिल्कुल काम नहीं किया, वो ये है कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी औरतों में बेरोजगारी काफी ज्यादा है, हमारे बच्चे ठीक तरह पढ़ नहीं रहे हैं,
हमारे आप गरीब लोगों के जो जरूरी चीजें हैं, जैसे गैस सिलेंडर की बात, ये जो अभी भी मैं आपको कहता हूं रोमाना जी, कैलकुलेशन ये है कि इस जो इन्होंने 200 रुपए का एक और कट किया सब्सिडाइज गैस, आजकल के टाइम में 2014 के मुकाबले में 172% ज्यादा गैस की प्राइस है जब आप गैस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेते हैं, एक्सचेंज रेट्स को लेते हैं। तो ऐसे इश्यूज हैं, ये तमाम इंडियंस को यूनाइट करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये इश्यूज बन रहे हैं, उसकी वजह मैंने से सवाल इसीलिए ये पूछा था कि जब इतने मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि सबको जोड़ते हैं, तो फिर ऐसे मुद्दे गठबंधन की तरफ से क्यों उठाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक डिवीजन पैदा करते हुए नजर आए? मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, अभी 2 और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी का मैं रुख करना चाहती हूँ, और बृजमोहन जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अरे आप ही के साथी हैं शर्मा जी, बृजमोहन जी जरा उनको भी आने दीजिए। बृजमोहन जी, पवार साहब के घर पर यह बैठक हो रही है, और पवार साहब को तो आप जानते हैं सर, आप ही के पुराने नेता रहे हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। तो फिर जब पवार साहब के घर पर बैठक हो रही है तो इंडिया गठबंधन की यह मुहिम मतलब रंग लाएगी, क्या कहेंगे आप? बृजमोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। माधव आनंद अपनी बारी का बहुत देर से इंतजार करें। माधव आनंद जी, आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की ये जो चौथी और अहम बैठक होने जा रही है, इसके बाद क्या सत्ता पक्ष की कुछ मुश्किल बढ़ सकती है, या फिर ये बैठक भी तीसरी के बाद चौथी और बस एक गिनती बनकर रह जाएगी? माधव आनंद। रुमाना जी, मुश्किल में तो ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, क्योंकि इस गठबंधन की बुनियाद ही इतनी कमजोर है। जिसकी बुनियाद उतनी कमजोर हो तो स्वाभाविक है उसकी परिणति क्या होगी। आने वाले वक्त में ये पूरा जो घमंडिया गठबंधन है छत विचित हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो थोड़े बहुत दल बच जाएंगे उसको भारतवर्ष की जनता कहां बैठाएगी आपको ही पता है और मुझे भी पता है। सर, ये तो कहते हैं बुनियाद इनकी लोकतंत्र और संविधान बचाने की है, ये बुनियाद कमजोर कैसे, जरा बता दीजिए प्लीज। जी मैं बताता हूँ। अब जिनका नारा हो कि सनातन धर्म का समूल नाश करना ही हम लोगों का उद्देश्य है इस गठबंधन का, और सबको पता है सनातन धर्म भारतीय समाज की नींव है, एक नींव है, और उस धर्म का समूल नाश करने की बात अगर ये लोग करें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी बुनियाद क्या है। इन लोगों का नारा क्या है? जुड़ेगा भ्रष्टाचारी और जीतेगा परिवारवादी। हम लोग तो हमेशा से कहते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, यानी जुड़ेगा भ्रष्टाचारी जीतेगा परिवारवादी। तो जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करेगा, उस गठबंधन का क्या नतीजा निकलेगा, क्या हश्र होगा, भारत की जनता उनको कहां बैठाने का काम करेगी, रुमाना जी आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। और जहां तक बिहार की बात करें, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब जानता है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। उन्होंने बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया, नेताओं को ठगने का तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको उन्होंने ठगने का काम किया। अगर ठगने में कोई माहिर है तो यही मेरे चाचा हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो गैंग्स ऑफ ठग के मास्टर हैं वो, और उनको सब जानता है, और आज भी ठग रहे हैं, यानी चाचा भतीजा को ठग रहे हैं, भतीजा चाचा को ठग रहे हैं। तो मुझे लगता है इस गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है, ये गठबंधन पूरी तरह टूट जाएगा। चुनाव आते आते आपने इतने आरोप लगा दिए शक्ति यादव जी, फिर 24 में जो बीजेपी के साथ खेला करने के चक्कर में आप लोग हैं, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा अगर ये ठग वाला खेल आपस में ही चल रहा है आप लोगों में? तो शक्ति यादव, सवाल है कि जो ये ठगते ठगते खुद ठगाए हुए बैठे हैं, उनके मुख से शब्द अच्छी नहीं लगती। हम वहां न व्यक्तिगत कोई बात नहीं करता, जिन मूल्यों पर, जिन सिद्धांतों पर एक गठबंधन का निर्माण हुआ है, ठीक कहा हमारे सलमान सोच जी ने कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, दोनों जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। इन नारों के साथ हम आगे बढ़े हैं। इनको तीन बैठकों में जो परेशानियां इनको बढ़ी है, तो प्रतिक्रियाएं तो स्वाभाविक दिख रहे हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट, किस तरह की बातें, कई ऐसे धाड़ा जिन धाराओं में पेट में मरोड़ हो रहा है, कई तरह की चीजों को परोसा जा रहा है। लेकिन इतनी बात, अब गठबंधन की जो बैठक चल रही है तो चल रही, तो परेशानियां तो स्वाभाविक है। इनके कई तरह के उसी दिन कार्यक्रम जब आते हैं, शक्ति यादव जी, इससे परेशानी किसी को कैसे हो सकती है? इस बैठक में हो ही क्या रहा है? मेरा सवाल तो सुन लीजिए, इस बैठक में हो ही क्या रहा है?
खुद आप ही के गठबंधन के साथी कहते हैं, नीतीश कुमार बिहार से आते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब चुनाव जल्दी हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में चुनाव की बात ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक, और आपकी तरफ से भी कल ट्वीट किया गया था कि साहब चुनाव जल्दी हो जाएगा। अब अगर चुनाव जल्दी हो रहा है सर, तो सीटों पर तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे, सीटों पर तो सहमति नहीं बना पा रहे, तो क्या तीर मार लेंगे? अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीट का समझौता कर लिया क्या अपने लाई पार्टनरों से? कई लोगों को तो ठग करके बिठाए हुए, अपने ठगे हुए हैं, कई लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जो एनडीए के अंदर में है। सर बीजेपी तो अकेले अपने दम पर 2019 में 303 सीट लेकर आई थी, तो वहां कम से कम 303 सीट को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला है? सवाल तो ये है ना, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाला कुनबा तो इंडिया गठबंधन ने जोड़ा था ना सर, इसलिए सवाल तो आप लोगों से है। अच्छा रोमाना जी, हाँ जी जल्दी से सर, जल्दी से। हमको तो कभी कभी हैरानी भी होती है, कई लोग समझदार हैं। देखिए पूरे भारत के तस्वीरों को अगर एक बार अवलोकन करिएगा, दक्षिण भारत से लेकर के पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी किन किन राज्यों में बच गई है और किन किन राज्यों में परेशानी पड़ती हुई दिख रही है। भाजपा दिखाई नहीं पड़ने वाला है। एक जो इनकी बालू की जो इमारत है, बालू की भीत पर खड़ी भाजपा, इसको बिखरने में कहां वक्त लगेगा? 24 में देखेंगे परेशानी भाजपा को इन्हीं कारणों से हो रही है। और देखिए जन विश्वास, अब ये जो बात आप कह रहे हैं, इसको क्यों ना कहा जाए कि आपके हसीन सपने हैं। इस आपके दावे में दम क्या है सर? ये अपने आप में सवाल उठता है ना। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। इस बीच शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से। के शर्मा जी प्लीज आप आ जाइए, उसके बाद ब्रिजमोहन जी आपसे कनेक्शन टूट गया था सर, मैं आती हूँ अभी आपके पास। के शर्मा जी पहले आप। मुझे तो रोमाना जी आश्चर्य है आरजेडी के प्रवक्ता पर कि शायद इनको ज्ञान है या नहीं है, अपनी स्थिति जानते भी हैं कि नहीं जानते। हमसे ये भाजपा को कह रहे हैं कि पूरे देश में कहां है। अरे आप कहां हैं? एक राज्य बिहार से अलावा कहीं आपका नाम लेवा नहीं, और उस बिहार में एक आपका लोकसभा का सांसद नहीं। बिहार की जनता ने एक लोकसभा का सांसद नहीं जिताया आरजेडी का। आपकी हैसियत क्या है बिहार के अंदर? देश की तो बात छोड़िए, शक्ति जी थोड़ा गिरेबान में झांक के बात किया कीजिए। हमको मत पूछिए, 303 सांसद पूरे देश भर से हम जीत के आए, अकेले हम बहुमत से ज्यादा है। 2014 में जितनी सीट भारतीय जनता को मिली, जनता पार्टी को मिली 282, उससे बढ़ के 2019 में इसी देश की जनता ने हमारे डेवलपमेंट और विकास के काम पर हमको 303 सीट दिया और आपको 0 सीट। और बात कर रहे इतनी बड़ी बड़ी, थोड़ा आईना में चेहरा देख के आइए, इसके बाद बोलिए। दूसरी बात, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था जी, सोच साहब को जी, बड़े बड़े मुद्दे हैं तो लाइए ना बड़े मुद्दे, हम तो स्वागत करेंगे, डेवलपमेंट पर बात करें। लेकिन आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा है कि सनातन धर्म को समाप्त करना। और कांग्रेस के लोग, ये प्रियंक खड़गे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं या नहीं? चिदंबरम साहब के बेटे जो है वो सनातन के विरुद्ध बयान दे रहे हैं नहीं दे रहे? मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 महीना पहले अपने बयान में कहा कि यदि मोदी जीत जाएंगे तो इस देश में सनातन आ जाएगा। तो नफरत से भरा हुआ कांग्रेस, जो हमेशा से हिंदू धर्म, भगवान राम काल्पनिक, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये सारे की तो आप लोगों ने फ्रेज गढ़े ना। ये क्या इशू नहीं है? ये जनता देश की, ये देश का ये विषय नहीं है क्या? ठीक है सर, आप विषय पे नहीं आते क्योंकि आपको पता है कि डेवलपमेंट की बात आएगी तो आपका भ्रष्टाचारी चेहरा खुल के आएगा। इसलिए आप भागते हो। आप चाहते हो कि ऐसे मुद्दे रहे जिस मुद्दों पे आप तुष्टीकरण कर पाओ, आप जो है इस देश के अंदर जो है विभाजन की राजनीति कर पाओ। और यदि ये नहीं है तो अभी माफी मांग लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे, प्रियंक खड़गे के बयान पे। मैं जवाब ले रही हूँ, मांगिए सोच साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके के बयान सनातन को लेकर आपकी पार्टी के नेताओं के भी सामने आए हैं, साथियों के भी सामने आए हैं बयान, उसके बाद एम्बैरेसमेंट यकीनन आप लोगों को झेलनी पड़ रही है। कटघरे में लगातार आप लोग खड़े हैं ऐसे में। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है शर्मा जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, कनेक्शन जरा चेक करवाइए, वो लगातार बोल रहे हैं नॉन स्टॉप। तो सलमान सोच साहब, क्या ये जो बैठक हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, ये जो तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, दरअसल ये उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की तस्वीर है, जिसमें शरद पवार से लेकर टीआर बालू से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर केसी वेणुगोपाल से लेकर आप देख रहे हैं तमाम अन्य
जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ऐसे में सोच साहब, इस बैठक में सनातन पर जब बोलें तो सोच समझकर बोलें, इस तरीके की कोई नसीहत दी जाएगी, सहमति बनाई जाएगी? देखिए रुमाना जी, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि उनको धर्म का कोई ठेकेदार नहीं चाहिए। तो बीजेपी, आरएसएस ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो अपने अपने मजहब में, और जो हिंदू भाई बहन है वो अपने मजहब में अपनी तरह से खुश रहते हैं। उनको इनकी ठेकेदारी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही आप सोच साहब कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये देश जो है वो आस्थावानों का देश है, और ऐसे में ये देश बर्दाश्त नहीं करता है अगर किसी की आस्था का अपमान किया जाए। सवाल मेरा इसीलिए है, ये जो बयान आ रहे हैं सनातन पर, ये आस्था का अपमान करने वाले हैं सर, इन पर लगाम लगेगी? रुमाना जी, आपका काम है सवाल पूछना, आप पूछिए, उसके बाद आप मुझे फिर से जवाब देने का मौका दीजिए। आपने बीजेपी वाले की बात, स्पोक्स पर्सन की बात सुनी, अब मेरी भी बात सुनिए प्लीज। तो बेसिकली ये जो ठेकेदारी बीजेपी की है, धर्म की ठेकेदारी करते हैं, इनको जवाब खुद ही मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ रुमाना जी, जो हमारे शर्मा साहब बैठे हैं उनको भी पता होगा, इनको सारी अंदरूनी बातें पता है कि जो अगले 5 इलेक्शन हैं होने वाले, इनको एक भी जगह जीतनी होने वाली, एक भी जगह, मैं आपको कह रहा हूं एक भी जगह ये नहीं जीत रहे, एक जगह नहीं। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके इश्यूज जो हैं वो कुछ और हैं। उनके वो नहीं, ये बात नहीं है कि उनको वो नहीं चाहते कि मजहब का रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उस बात पे हमारे जो इंडिया अलायंस जो बनी है उसका मेन रीजन ये है कि 10 साल से लोग हिंदुस्तान की मार खा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बोल रहा है कि बोला जाता है कि भाई हिंदुस्तान की इकॉनमी तीसरी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन ये नहीं बोला जाता है कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो 160वीं पोजीशन पर है दुनिया में। जो ये कहते हैं तीसरी पोजीशन मुल्क की है, इसलिए क्योंकि 140 करोड़ लोग रहते हैं। 5वीं बताते हैं, अभी 5वीं है और तीसरी जल्द बन जाएंगे। तीसरे टर्म में वो दावा करते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी देश की। ठीक है सर, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। जरा सा बृजमोहन जी के पास हम लेकर चलते हैं इस चर्चा को, उनसे बहुत देर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। बृजमोहन साहब, सवाल ये कि तमाम मुद्दे जो इंडिया गठबंधन के यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ से गिनाए जा रहे हैं, और ऐसे में ये बैठक कहाँ हो रही है? राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले आपके पुराने नेता कहूं सर, या अभी भी नेता उनको मानते हैं, पवार साहब, उनके घर पर हो रही है, तो मतलब फिर तो ये मुहिम रंग लाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए कि INDIA एक लंबे समय से एक काम कर रहा है, बैठक खेल रहे हैं वो, यहाँ बैठक वहां बैठक, वो बैठक खेलने में ना तो अभी तक वो अपना कोई सेक्रेटरिएट तय कर पाए, जबकि इसकी घोषणा बेंगलोर की मीटिंग में इन्होंने की थी कि हम दिल्ली में बहुत जल्दी अपना एक सेक्रेटरिएट शुरू करेंगे, उसका अता पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करेंगे, उसका कुछ पता नहीं है। फिर बात आई थी कि हम मीटिंग में बैठेंगे और हम सीटों की शेयरिंग करेंगे, उसका कोई पता नहीं है। हकीकत यह है कि राष्ट्रवादी ये जो INDIA है और जो NDA है, इसमें मूल फर्क क्या है? INDIA में पूरी तौर से शक के ऊपर ये पार्टी बनी है। ये सारे लोग एक दूसरे पे शक करते हैं। इसके पहले आदरणीय शरद पवार जी पे शक किया, फिर उसके बाद आदरणीय ममता बनर्जी पे शक किया, उसके बाद नीतीश कुमार जी पे शक किया। तो इनका जो आधार है वो शक है। वहीं NDA क्या है? NDA में हमारे एक नेता है आदरणीय नरेंद्र पवार जी, और NDA के सारे साथियों ने मिलकर पूरे विश्वास के साथ ये निर्णय लिया है कि हमारी पूरा की पूरा NDA आदरणीय नरेंद्र पवार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। किसके नेतृत्व में? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। नरेंद्र मोदी जी। ये तय है, इसमें किसी प्रकार का कोई ना तो भ्रम है NDA के साथियों में, ना इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। वहीं INDIA में क्या है? एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, और देश के सामने जितनी बातें आज अभी मैं सुन रहा था, इन सारी बातों पे जो 2019 में वोट मांगे जा चुके हैं, 2019 में जनता ने इन लोगों को जवाब दिया है। आज अगर उन्हीं मुद्दों को उठाकर ये बात करना चाहते तो उसका जवाब तो जनता पहले दे चुकी है। मूल प्रश्न ये है कि आज इनके पास इस देश के लिए प्रोग्राम क्या है? आप कमियां बता रहे हैं, लेकिन आप ये बताने को तैयार नहीं है कि आप क्या करेंगे। इनके पास ना तो कोई पार्टी का प्रोग्राम है, ना ही इन्होंने कोई देश के मतदाताओं के, देश के लोगों को कोई ऐसी बात बताइए जिससे लोग ये महसूस करें कि अब आने वाले दिनों में हमको INDIA को भी वोट देना चाहिए। ठीक है, पूरी तौर से लोग भ्रम का शिकार है। ठीक है, और सत्य देखने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। अब साथी बोले थे कहीं से NDA की एक सीट नहीं आएगी। अब आप बताइए कि जहां बहुमत से ज्यादा जिस
गठबंधन के पास सांसद हो, उसको ये कहना, तो ये तो पूरी तौर से खुद ही एक गलतफहमी में है। तो गलतफहमी में रहना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ देश के सारे मतदाताओं से कि इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के विकास के लिए अगर कोई प्रोग्राम किसी के पास है तो वो एनडीए के पास है, और एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश के सामने एक विस्तृत चित्र रखा है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम अपने देश की प्रगति करेंगे। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा जन समर्थन मिलेगा। ठीक है, नहीं आपने बहुत अच्छे से वो फर्क समझाने की कोशिश की है, अपने तर्क आपने दिए हैं कि आपको क्या लगता है इंडिया वर्सेस एनडीए दोनों के बीच कहां पर फर्क आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और दूसरी तरफ एनडीए है जहां सबको पूरा भरोसा, वो कहते हैं ना आंख बंद करके एनडीए में सबको भरोसा, एक नाम एक नेता और वो नरेंद्र मोदी। और इस बीच शक्ति यादव साहब जिस बात का जिक्र अभी ब्रजमोहन जी कर रहे थे कि साहब गलतफहमी में रहना चाहें तो गलतफहमी में रहिए मुब्तला सर, लेकिन फिर वो रियलिटी चेक तो जनता करा देती है चुनाव में। पॉजिटिव अप्रोच क्या है आप लोगों के पास, एक सकारात्मक प्लान क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो चौकीदार चोर है, इस तरीके के नारे और ये तमाम मुद्दे तो 2019 लोकसभा चुनाव में भी देखे थे ना, फिर 2024 में फर्क कहां होगा? शक्ति यादव। बिल्कुल रोमाना जी, आपने ठीक ही कहा। जनता जिन सवालों से आहत है, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन परेशानियों से जनता खुद झेल रही है, वो सवाल तो सामने है। उनका तो आस्था का केंद्र इंडिया गठबंधन बना है। परेशानियां भाजपा को हो रही है, एनडीए के लोगों को हो रही है। अभी हमारे के शर्मा भाई ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल तो एक भी लोकसभा में, बिल्कुल मैं नहीं हूं, मैं तो एडमिट कर रहा हूं, मेरे पास संख्या नहीं है लोकसभा में, लेकिन 6 राज्यसभा में हूं। लेकिन जो राज्य के अंदर में जो कुवत रखता हूं आपसे बड़े पार्टी होने का, और सदैव आप सब दिन पिछलगुआ रहे, पीछे पीछे चले बिहार में, और इन्हीं ताकत जितने ताकतवर जो राज्यों के अंदर में हैं, वही लोग इंडिया गठबंधन के। प्लीज बीच पे मत बोलिए सर, आप बोल रहे थे कोई टोक नहीं रहा था। बारी बारी मैं आपके पास आ जाऊंगी। शक्ति यादव जी को सुनिए। जी शक्ति यादव, आप सुन लीजिए। और यही वही जिन राज्यों में जिन पॉलिटिकल पार्टियों की ताकत है, वही लोग इंडिया गठबंधन घटक दल में शामिल हैं, जो आपको परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। आप बार बार एक ही बात, आप हिंदुत्व के सिवा, सनातन के सिवा कभी महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते? बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप क्रिमिनल एक्शन क्यों करते हैं एजेंसियों का दुरुपयोग करके? अब तो कहने के लिए ईडी सीबीआई नहीं रह गई, अब तो सीधे मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी एक क्रिमिनल एक्शन करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो लोग इनको आईना दिखाते हैं, इनको हर सवालों पर सामने खड़ा करते हैं, सच दिखाना चाहते हैं कि देश की हालात क्या है। अरे आप तो कहीं चीन के सवाल पर बोलते नहीं, आपके सीने सिकुड़ जाते वहां पे, आप तो कोई मूलभूत समस्या पर सवाल खड़े नहीं करते। लेकिन शक्ति यादव जी, लेकिन शक्ति यादव जी, ये तो आप मानेंगे ना कि जितने मुद्दे आप गिना रहे हैं, इन तमाम मुद्दों के बावजूद, जितने मुद्दे आप गिना रहे हैं, इन तमाम मुद्दों के बावजूद अपने दम पर बीजेपी को हराने की कुव्वत आप लोगों में नहीं है। इसी वजह से आप लोग खुद कहते हैं कि साहब हम कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से कुछ समझौता करके एक साथ एक मंच पर आए हैं। लेकिन सवाल मेरा यही है कि ये समझौता जिसका दावा आप लोग करते हैं, जो दम आप लोग भरते हैं, वो बेमानी नजर आता है। जरा गौर से सुनिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं जरा दर्शकों को बता रही हूं, और इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कैसे आमने सामने की स्थिति इंडिया गठबंधन के 2 दलों में, और वो 2 दल कौन से हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान छिड़ा है। राघव चड्ढा सांसद आम आदमी पार्टी के, हिटलर शाही शब्द के इस्तेमाल पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है राघव चड्ढा कुछ भी बोलने से पहले केजरीवाल से पूछ लिया करें। आपको बता दें राघव चड्ढा ने इंदिरा सरकार को हिटलर शाही करार दिया था, और उसी पर कांग्रेस की तरफ से यह पलटवार किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता ऋतुराज झा भी जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, ये कैसे दिल मिल रहे हैं जब आपस में इतनी रार है? सर, राघव चड्ढा इंदिरा सरकार के लिए हिटलर शाही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले जरा केजरीवाल से पूछ लिया करें। क्या चल रहा है सर? देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो इंडिया गठबंधन है,
ये 140 करोड़ लोगों के हितों के लिए बनाया गया है, देश के हित के लिए बना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को के संरक्षण के लिए बना है। जिस दिन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, आज आप देखिए कि किस प्रकार से इतनी बौखलाहट हो गई है, इतनी बौखलाहट हो गई है जब से इंडिया का गठबंधन बना है, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश की जरूरत है और देश की जरूरत को सबसे ऊपर रख करके हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश में है, आज सब कुछ को अलग रख करके हम सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के 140 करोड़ लोगों के हित को ऊपर रख करके इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है। मीडिया में आकर के कितना भी कुछ नेगेटिव खबर चला लीजिए, कोई कुछ भी बोल ले, इंडिया गठबंधन यूनाइटेड है, देश के 140 करोड़ लोगों के हित के लिए यूनाइटेड है, लोकतंत्र को बचाने के लिए यूनाइटेड है, गरीब लोगों को महंगाई के उससे बचाने के लिए है, और इंडिया गठबंधन जीतेगा, बाकी सब हारेगा। नहीं, सवाल ये है सलमान सोज साहब, फिर आप ही जवाब दे दीजिए। मतलब ये लोगों के हितों के लिए बनाया गया, पर आपसी तालमेल आप ना कर पाए। बयान जो है वो आपके नेताओं की तरफ से सामने आए कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ सामने आए ना सर, ये मीडिया ने तो नहीं क्रिएट किया। प्रोफेसर गौरव वल्लभ आकर कह रहे हैं कि साहब राघव चड्ढा जो है कुछ भी बोलने से पहले केजरीवाल से पूछें। अच्छा, हरियाणा में आपके कद्दावर नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, वो हुंकार भरते हैं सर कि कांग्रेस हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये कैसा तालमेल है सर? आप लोग सलमान सोज साहब, आप लोग बहुत जल्दी में देखिए रोमाना जी, सियासत में जो हम कुछ तैयारी कर रहे हैं उसको तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपका थोड़ा अटेंशन शायद ज्यादा इंडिया अलायंस की तरफ है। मैं आपका थोड़ा ध्यान राजस्थान की तरफ दिलवाऊं, जहां पे एक बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के कैलाश मेघवाल, उन्होंने हिंदुस्तान के एक मिनिस्टर हैं राजस्थान से अर्जुन मेघवाल, उनको कहा ये करप्ट नंबर 1 है। यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनको अपनी ही पार्टी के एमएलए ने कहा ये करप्ट नंबर 1 है। आप लोग तो बीजेपी की कभी बात नहीं करते कि बीजेपी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मोदी जी की जो पार्टी है, मोदी जी की पार्टी में इतनी प्रॉब्लम है। हालांकि आपका यह है कि भाई इंडिया अलायंस में प्रॉब्लम है, और मोदी जी की कोई अलायंस नहीं है, उनके 38 अलायंस पार्टनर हैं। मुझे लगता है वो 50 भी कर लेंगे, साथ में ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे मोदी जी के नाम के अंदर। लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछना, आप लोगों को इंडिया अलायंस से पूछना है। पूछिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप हमसे जरूर पूछिए, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस बनने के बाद जो मैंने हड़बड़ाहट बीजेपी में देखी और मीडिया के कुछ सेक्शंस में, वो मैं देखते हुए खुश होता हूं। क्यों? उससे ये पता चलता है कि एजेंडा जो है अब हम लोग सेट कर रहे हैं, और आप लोग आप क्या मैं कह रहा हूं, बीजेपी वाले, आप नहीं, वाले, आरएसएस वाले, वो अब घबरा गए कि क्या हो रहा है, इसीलिए ये कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप बात कह रहे हैं इस पर मैं आगे जवाब लेती हूँ केके शर्मा जी से, कि केके शर्मा जी ये जिस तरीके का अटैक इंडिया गठबंधन पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये बार बार मोदी के सामने कौन, पीएम पर क्यों मौन, इस तरीके के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये नर्वसनेस है बीजेपी की? क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर रही है, घबरा गई है? बकौल सलमान सोज साहब के शब्दों में इन तमाम सवालों का जवाब दे दीजिएगा सर। तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। बीजेपी और उसके साथी इस बैठक पर सवाल उठा रहे हैं, बैठक का खेल इसको करार दे रहे हैं, जिसे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यह बीजेपी की घबराहट है। ऐसे में अब कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं, और अब सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, क्या सीट पर सहमति के बिना इंडिया गठबंधन की यह बैठक बेमानी मानी जाएगी? आप सभी से सवाल एक ही, जवाब चाहूंगी संक्षेप में दें। मैं माधव जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूं, आपको क्या लगता है कि बिना सीटों पर सहमति के इस बैठक का मतलब नजर आ रहा है या बेमानी? इस बैठक का कोई मतलब रुमाना जी नहीं है, क्योंकि ये बैठक इसलिए आहूत की गई थी कि सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी और कुछ कंक्लूजन निकलेगा। मैंने क्या कहा कि अंतरकलह इतना ज्यादा है, और इस अंतरकलह को जो है सो ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह गठबंधन टूट जाएगा, छत विछित्ती हो जाएगा, और इस गठबंधन नाम जो घमंडिया गठबंधन नाम की चीज नहीं रहेगी। ठीक है, ऋतुराज जी। कोऑर्डिनेशन भी होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, और आप देखिएगा रोमाना जी, ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि 2024 में अडानी हारेगा, इंडिया जीतेगा।
अडानी हारेगा, इंडिया जीतेगा। ठीक है, ब्रजमोहन जी। अडानी गठबंधन हारेगा, गठबंधन जीतेगा, मेरा मतलब ये है। देखिए, आप ब्रजमोहन जी वैसे मुस्कुरा रहे हैं, अडानी साहब से बहुत मुलाकात करते हैं, वो नेता जिनके घर पर इस वक्त इंडिया कोऑर्डिनेशन की बैठक चल रही है। शरद पवार जी का मैं जिक्र कर रही थी, सही कहा ना मैंने ब्रजमोहन जी? आ जाइए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए कि आप पार्टी के जो राघव चड्ढा जी हैं, उन्होंने मीटिंग के पहले क्या कहा? उन्होंने कहा महत्वाकांक्षा, मनभेद और मतभेद, इनको हमें दूर करना होगा। तो इसका जो आधार है INDIA का, महत्वाकांक्षा, मनभेद और मतभेद पर टिका हुआ है। तो ये सफल कैसे होंगे? राजनीति करने वाले लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, जहां ये तीनों चीजें हैं वहां सफलता का कोई कारण ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि INDIA पूरी तौर से जिन मुद्दों को लेकर चल रही है वहां पर ये असहमति है। मुझे नहीं लगता इसका कोई लाभ उनको भी मिलेगा या देश को मिलेगा। संक्षेप में शक्ति यादव जी, समय लेकिन है कहाँ? आप ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी साल के अंत में ही हो जाएंगे लोकसभा चुनाव, तो फिर बिना सीट पर सहमति के इस बैठक का मतलब क्या बचता है? शक्ति यादव। ईडी का केस, रोमाना जी, सीट की सहमति भी बन जाएगी। इंडिया गठबंधन खुल करके जनता के बीच में खड़ा भी है और इनको जो परेशानी है उनको साफ साफ दिख भी रहा है। तो इंडिया गठबंधन अपने इरादों में जहां आगे बढ़ रही है वो चलते जा रही है। सब चीजें खुल करके आएगा पीपुल डोमेन में, और आप लोग भी देखेंगे इनको क्यों परेशानी हो रही है। अरे मैं सीट का भी समझौता हो जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे, और आपका जो अहंकारी है, जो गठबंधन है NDA का, वो बिल्कुल 2024 में तड़ी पार होगा। आपको तो जाना है 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि बैठक में आगे का रास्ता और मजबूती से तय करेंगे। देखिए, अभी आपने एक प्रश्न पूछा आप पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से, और दोनों का दोहरा चरित्र देखिए, एक भी जवाब नहीं आया। एक दूसरे को पिछले 4-5 महीने से, जब से गठबंधन की बात हुई है, शाब्दिक रूप से एक दूसरे की गाल पे थप्पड़ मार रहे हैं, और कभी ये बाल नोचने से और लड़ने झगड़ने से इस सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पर दोहरा चरित्र देखिए, बैठक बेमानी आपको लग रही है? कहता हूं बिल्कुल बेईमानी है, बेईमानी नहीं है, बेईमानी गठबंधन है। ठीक है, ये बेईमानों का गठबंधन है। बेईमानी और गठबंधन बेईमानों का, ठीक है, तो बेईमानों का गठबंधन है, भ्रष्टाचार अगर नहीं तो फिर बैठक का मतलब क्या बचता है? सलमान सोच साहब, संक्षेप में। देखिए, बैठक जो है, इंडिया अलायंस जो है, ये हिंदुस्तान के लोगों की मांग है। वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए अलायंस के पार्टीज को जो भी करना होगा वो करेंगे, और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समय हमारे पास इतना ही है, हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे थे।